सभी को नमस्कार। आज हिंदी का एक टॉपिक आपके बीच हम बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे काव्य के भेद जो होते हैं उनकी बात करेंगे। काव्य के भेद कौन से भेद हैं और क्या है, मतलब कैसे इस टॉपिक को हमें देखना है, तो इसी को आज हम देखेंगे। तो काव्य के भेदों में हम देखेंगे कि क्या मतलब किस आधार पर काव्यों को बांटा जाता है, कौन कौन से तरीके के काव्य होते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि काव्य होता क्या है। काव्य को सिंपली कविता हम कहते हैं, यानी कि जो कविता हम पढ़ते हैं वही हमारा काव्य है, अंग्रेजी में जिसको हम पोइट्री बोलते हैं। ठीक है ना। मेनली दो विधाएं होती हैं, दो फॉर्म्स होते हैं, मतलब हम जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उनके। एक तो पोइट्री होता है, एक होता है प्रोज। प्रोज को अंग्रेजी हिंदी में गद्य बोलते हैं और पोइट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, पद्य बोलते हैं। तो ये पद्य ही हमारी कविता है, पद्य ही क्या है, कविता है, और यही हमारा काव्य है, यही हमारा काव्य है। या एक और हम परिभाषा बना सकते हैं कि छंदबद्ध रचना। छंदबद्ध रचना क्या है, काव्य है। हर वो रचना जिसमें क्या है, छंद होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, छंद होते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी काव्य कहलाएगी, यानी कि पोइट्री कहलाएगी। तो हम समझ गए, सबसे पहले अब तो हम समझ गए कि काव्य क्या है। तो अब देखेंगे हम काव्य के भेद देखेंगे। साहित्य दर्पण के प्रणेता, साहित्य दर्पण जिन्होंने लिखी थी वो आचार्य विश्वनाथ थे। उन्होंने बोला है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है काव्य की। आचार्य विश्वनाथ क्या लिखते हैं, आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम। वाक्यम काव्यम, इसका अर्थ हुआ रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्य ही काव्य है। लेकिन आगे जाकर के देखा गया कि रस जो है केवल कविता में ही नहीं हो सकता, बल्कि ये गद्य में भी हो सकता है। ठीक है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो एक हम परिभाषा के रूप में अगर लिखा जाए तो एक कोटेशन के रूप में आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा लिख सकते हैं। रस की परिभाषा अक्सर लिखते हैं तो हम ये जरूर लिखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब देखो काव्य के भेद समझो, काव्य के भेद। अब हम काव्य के भेद देखेंगे। तो काव्य के भेद क्या हैं, एक होता है श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य, और दूसरा होता है कौन सा, दृश्य काव्य। श्रव्य का अर्थ हम जानते हैं कि श्रव्य यानी सुनने योग्य, जिसको सुना जा सके। तो ये कौन सा काव्य है, सुना जाने वाला, और ये देखा जाने वाला। दृश्य यानी कि देखने योग्य। ठीक है ना। तो श्रव्य काव्य के भी दो भेद हैं। श्रव्य काव्य के एक कौन सा भेद है, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा कौन सा है, मुक्तक काव्य। दूसरा कौन सा है, मुक्तक काव्य। ठीक है ना। और प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं। एक कौन सा है, महाकाव्य, एक कौन सा है, खंड काव्य। अब जाके आगे समझेंगे महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, इनके उदाहरण भी देखेंगे। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं। एक होता है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक वाला मुक्तक जो लिखा जाता है। एक होता है गेय मुक्तक, जिसको आम व्यवहार में हम गाते हैं, मुस्तक नहीं है, मुक्तक है। ठीक है। अब देखेंगे दृश्य काव्य के क्या भेद हैं। दृश्य काव्य एक तो नाटक होता है और एकांकी हो सकती है। एकांकी को प्रहसन भी बोलते हैं। आपके सामने प्रश्न आए कि प्रहसन किस विधा का अन्य नाम है, तो उत्तर में क्या लिखोगे, एकांकी। क्या लिखोगे उत्तर में, एकांकी। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, एकांकी लिख देंगे। तो एक तो ये समझ गए। अब थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं और थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, यहीं पे तो था, हाँ ठीक है। तो अब श्रव्य काव्य देखते हैं। श्रव्य काव्य क्या है, जिस काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है वो श्रव्य काव्य कहलाता है, जैसे कविता आदि, है ना। अब प्रबंध काव्य और महाप्रबंध काव्य है और खंड काव्य है। तो प्रबंध काव्य क्या है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया,
तो प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य क्या है? वह रचना शैली होती है जिसमें कोई कथा आद्योपांत क्रमबद्ध रूप से गठित हो, उसमें कहीं भी तारतम्यता ना टूटे, साथ ही उस कथा को पुष्ट करने के लिए उसमें अन्य अंतर कथाएं भी हो सकती हैं। प्रबंध काव्य का सीधा सीधा लिख सकते हैं बड़े कलेवर। कलेवर का होता है मतलब मैटर, मटेरियल। बड़े कलेवर वाला काव्य जिसमें तारतम्यता होती है। तारतम्यता क्या होती है? मतलब लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, तारतम्यता होती है। और मुख्य कथा के साथ अन्य कथाएं भी होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रबंध काव्य कहलाता है। ठीक है, तो अब ये तो प्रबंध काव्य समझ गए। और खंड काव्य क्या है? अब प्रबंध काव्य ही देख लो पहले ढंग से, खंड काव्य बाद में ही देखेंगे। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य होता है। सॉरी, प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक होता है। मुक्तक बाद में देखेंगे, अभी हम महाकाव्य और खंड काव्य देखते हैं। प्रबंध काव्य के जो भेद हैं, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ महाकाव्य लिख सकते हैं, अंतर से ही अच्छे समझ में आएगा। एक तरफ लिखेंगे खंड काव्य। पहले तो पूरे प्रबंध काव्य का ही बड़ा कलेवर होता है, बड़ा होता है प्रबंध काव्य, लेकिन फिर भी उनमें भी अगर देखेंगे तो जो महाकाव्य है इसका कलेवर अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसका बड़ा कलेवर होता है। कलेवर यानी कंटेंट। इसका कैसा होता है? छोटा कलेवर होता है। ठीक है, इसके बाद ये अनेक सर्गों में विभाजित होता है। अनेक सर्गों में विभाजित, और इसमें एक ही सर्ग होता है। सर्ग क्या है? अंग्रेजी मीडियम वाले आराम से समझ जाएंगे सर्ग का मतलब। सर्ग मतलब है सेगमेंट। समझ गए? जैसे रामचरितमानस है ना, उसमें 7 सर्ग हैं रामचरितमानस में। ठीक है, और सुदामा चरित है, ये खंड काव्य है, इसमें एक ही चरित है, एक ही सर्ग है। इसमें क्या होता है कि नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है। यह लिख सकते हैं कि नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। उनका क्या होता है? वर्णन होता है। के किसी भाग का वर्णन होता है। उदाहरण इसका लिख सकते हैं रामचरितमानस। का उदाहरण क्या हो जाएगा? सुदामा चरित। अगले सेशन में और ज़्यादा कराएंगे बचा हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।